हो गया, फ्लड इमरजेंसी हो गया, एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। उसमें पूरी स्टेक होल्डर्स एजेंसीज इन्वॉल्व होती है और अपना अपना रोल वहाँ पे पहले एक मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हम अपना अपना रोल क्या क्या सभी बताते हैं और उसके बाद रियल सिनेरियो क्रिएट करके वहाँ पे और उसमें किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो सभी कंडक्ट होता है और उसका एक डिटेल और रिकॉर्ड रखा जाता है और डीएम के सुपरविजन में वो कंप्लीट होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो 4,500 से ज़्यादा अभी तक मॉक एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें 15 लाख से भी ज़्यादा अभी तक बेनिफिशियर इससे बेनिफिटेड हुए हैं बंदे। इंपॉर्टेंट और आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो जियो इंटेलिजेंस का भी डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, जो हमें एनडीआरएफ को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। रिस्क असेसमेंट, कई लोकेशंस ऐसी होती है जो प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस में ये आता है कि किसी भी प्रकार की ये डिजास्टर प्रोन इलाका है उसका पहले हम मैपिंग करके रखते हैं। जैसे दिल्ली में है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मैपिंग करके रखते हैं कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स कौन कौन सी है, कौन कौन ऐसा इलाका है जहाँ पे लो लाइन इलाका है जहाँ पे वाटर लॉगिंग की संभावना रहती है। तो इसमें कई ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, तो जियो इंटेलिजेंस की वजह से हम ड्रोन वगैरह हो गया, सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग हो गया, इसकी वजह से हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके साथ साथ में उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे आपको पता आईएमडी, आजकल जैसे भी साइक्लोन फॉर्म होता है ओशियंस में, आईएमडी पहले एडवाइजरी जारी कर देता है कि इस टाइम पे यहाँ पे फॉर्म हुआ है और इतनी एडवांस कर रहा है, इसकी मूवमेंट करने की गति ये है और इस इलाके में ये इतनी तारीख के आसपास हिट करने की संभावना है। तो इवैक्यूएशन प्रोग्राम उसी हिसाब से हम कंडक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके, और लोगों को वहीं से पहले से ही, जैसे आप पिछले साल जुलाई अगस्त में, जुलाई महीने में आया था गुजरात में बिपरजॉय आया था, तो कच्छ वाले इलाके में पूरा का पूरा जो जहाँ पे ये हिट करने वाला, लैंडफॉल करने वाला था, पहले ही इवैक्यूएशन पूरा कर लिया गया था, जिसकी वजह से बिपरजॉय एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, इसके बावजूद भी एक भी किसी की डेथ नहीं हुई थी। वनरेबिलिटी एनालिसिस सेम वही है, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे वनरेबिलिटी एनालिसिस भी हम करते हैं और इसका डाटा बना के रखते हैं, ताकि कैसे भी अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमें पता रहता है कि कौन सी जगह हो सकती है, कैसे वहाँ पे जाना है, किस प्रकार से हमें रिएक्शन करना है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है रास्ते में, किससे हमें लाइजन करना है, ये सब कंप्लीट करके पहले से ही हम तैयार रहते हैं। रेस्पॉन्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो हमारा इंटरनल है कि कैसे हमें रेस्पॉन्स करना है, किस प्रकार से करना है। रिकवरी एंड रिस्ट्रक्शन, ये गवर्नमेंट का और हमारा भी है कि कैसे रिकवरी हम करके कैसे उसको रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं किसी प्रकार का डैमेज जब हो रखा है। एक्सपेक्टेशंस की हमसे क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। टाइमली एंड एक्यूरेट डाटा, जब भी हम किसी भी घटना के बारे में हमें सूचना मिलती है तो हम उम्मीद ये करते हैं कि हमें एक तो टाइमली और एक्यूरेट डाटा अगर मिले तो सही तरह से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घटना घटित हुई, कब से हुई, कितने बंदे थे, क्या थे, ये कुछ डाटा ऐसे कलेक्शन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें ये उम्मीद है कि टाइमली और एक्यूरेट डाटा अगर हमें मिले तो हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एडवांस एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, ये भी एक मेन फैक्टर्स है। कस्टमाइज सॉल्यूशंस, इसका क्या सॉल्यूशंस है। कई बार क्या है कि हम ऑपरेशन साइट में जाते हैं तो एनडीआरएफ आ गया, बाकी सिस्टर एजेंसी कुछ कम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि एनडीआरएफ आ गया तो अभी बचाव राहत कार्य वाला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की ही करेगी। तो उसमें भी हमें ये है कि सभी जितनी भी सिस्टर एजेंसीज है जो भी वहाँ में इन्वॉल्व होती है, सभी एक साथ मिलकर काम करें। इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया था जियो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी अभी आ रही है, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इसमें मैपिंग में, वनरेबिलिटी मैपिंग में काफ़ी मात्रा में हेल्प मिलती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स, ये आईएमडी और सीडब्ल्यूसी ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है। जैसे अभी फ्लड सिचुएशन है तो सीडब्ल्यूसी टाइम टू टाइम अपनी एडवाइजरी जारी करती रहती है कि फ्लड यहाँ पे वाटर लेवल इतना हो गया है। जैसे अभी यमुना का भी आ रहा है कि यमुना में वाटर लेवल इतना बढ़ चुका है, तो हमारी टीमें बिल्कुल तैयार है। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग्स, जो अभी प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि बिल्डिंग कैपेसिटी हम अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। ये मेरा एनडीआरएफ का जो रोल है डिजास्टर के रिलेटेड, इसमें ये मेरा छोटा सा एक लेक्चर था। अभी आगे इंस्पेक्टर कुणाल एंड सब इंस्पेक्टर शुभम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ जो हमने इक्विपमेंट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और एमएफआर से रिलेटेड, सीएसएसआर से रिलेटेड और अर्थक्वेक आने पे किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, दूसरे की सहायता करना है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में दिखाएंगे। तो कुणाल प्लीज।
थैंक यू। Mock drill of disaster management. थैंक यू सर। सभी को जय हिंद। ऑडियंस तो फुल है, मतलब आज का शो हिट है। आप इतने सीरियस बैठे हो ना, आपकी सीरियसनेस देख के मुझे नर्वसनेस आ रही होगी। ठीक है, आज का जो अवेयरनेस है हम इसको जस्ट इजीली लेंगे, समझने की बात है बस। थोड़ा आप ध्यान दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा साइंटिफिक है। सर ने जैसे बताया, डिजास्टर 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर को तो हम हमारी मॉडिफिकेशन से या फिर किसी भी तरह से उसको हम कम कर सकते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है हम कम कर सकते हैं। बट जो नेचुरल डिजास्टर है उसका इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन हम इम्पैक्ट कम कब कर सकते हैं, जब हम उस डिजास्टर के बारे में हमें उसकी जागरूकता हो, हमें पता हो, हमें नॉलेज हो इस चीज के बारे में। एक्चुअली हमारे आज यहाँ पे आने का मकसद यही है कि CSSR और अर्थक्वेक, ये आज के 2 टॉपिक है जिस पे हम पे फोकस करना है और आपको इसके बारे में अवेयर करना है। सो CSSR, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू। बात करेंगे कोलैप्स स्ट्रक्चर। इसमें 2 टर्म्स आती है, फ्रेम स्ट्रक्चर और अनफ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, कोई बताएगा? देखो आप बड़े सीरियस हो गए, मैंने पहले बोला था सीरियस, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर, जहां हम बैठे, जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये कैसी है? ये फ्रेम्ड है। और अनफ्रेम स्ट्रक्चर क्या था? जो पहले के जमाने में जो बिल्डिंग्स बनते थे, जो घर बनते थे गांव देहात में, वो सारी थे अनफ्रेम्ड। तो आज के एज में जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जितने भी भवन बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, वो सारी की सारी क्या है? फ्रेम स्ट्रक्चर। उसके अंदर अगर ऐसी इस टाइप की कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसके भी 4 टाइप्स है। ये आपको जानना किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर आप ऐसी किसी इंसिडेंट या ऐसी कई घटना में आप फंस जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ वाइट स्पेस होगा और कहाँ आप खुद को जाकर बचा सकते हो, जब तक कि कोई टीम या कोई रेस्क्यू टीम आपके पास आके आपको वहां से बाहर नहीं निकालती है। उसमें 4 टाइप्स है। पहला टाइप वी शेप। कोलैप्स स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स है, उसमें पहला टाइप है वी शेप। वी शेप में क्या होगा, अगर कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो जो स्लैब का बीच वाला हिस्सा है वो कोलैप्स होगा, मतलब वी टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों तरफ एक वाइड स्पेस बन जाएगा तो आप दीवार के साथ रह के खुद को सेफली रख सकते हो। दूसरा आएगा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मतलब एक साइड से पूरी जो स्लैब है नीचे गिर जाएगी, एक तरफ ऐसा स्लोप बन जाएगा, वहां पर भी आपको स्पेस मिल जाएगा। तीसरा है लीन टू। लीन टू में क्या होगा कि मल्टी स्टोरेज अगर बिल्डिंग है या कोई भी इमारत है, वो बीच बीच में टूट जाएगी और कहीं ना कहीं एक सिंगल सपोर्ट पे वो खड़ी रहेगी। और लास्ट में है पैनकेक। पैनकेक ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, कोलैप्स स्ट्रक्चर है, जिसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग क्रश हो जाएगी, दब जाएगी। जैसे कि सर ने बताया अभी, जो टर्की में जो अभी अर्थक्वेक आया था उसमें मैक्सिमम बिल्डिंग्स ऐसे ही कोलैप्स हुई थी, इसलिए वहां पे ज्यादातर लोगों की डेथ हो गई थी। ये 4 स्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अर्थक्वेक। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली
4th सिस्मिक जोन में आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए पूरे इंडिया को 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। 1 से 2 नॉर्मल, 3 सेंसिटिव और 4 और 5 वेरी सेंसिटिव। और दिल्ली का जितना भी एरिया आता है वो जोन 4 में आता है, जो कि काफी सेंसिटिव है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर अर्थक्वेक होता है तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। हम जहां बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि फ्रेम, अनफ्रेम, देन उसके टाइप्स बताए। अर्थक्वेक एक ऐसी नेशनल डिजास्टर है, ऐसी घटना है, उसमें कभी आपको पहले से कोई भी सूचना नहीं मिलेगी, वो एकदम से आएगा, चला जाएगा। सो इसको और गहराई से जानते हैं। मैं अपने सहयोगियों को आगे बुलाऊंगा, सब इंस्पेक्टर शुभम को। वो आगे आपको अर्थक्वेक कैसा आता है, किस तरह से उसमें आप खुद को बचा सकते हो, और हमारी एनडीआरएफ की टीम अगर आपकी तरफ रिस्पॉन्स करती है तो वो किस तरह से आपको वहां से डिटेक्ट करेगी, कैसे इवैक्यूएशन करेगी। थैंक यू सर। आप सभी को जय हिंद। इस सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी अर्थक्वेक के बारे में ही हम बात करेंगे। जैसा कि सर ने आप लोगों को भी बताया कि सिस्मिक जोन 1, 2, 3, 4, 5 और जो हमारा दिल्ली का एरिया है वो सिस्मिक जोन 4 मतलब अति संवेदनशील में आता है। तो सबसे पहले मैं अर्थ, पृथ्वी कितने लेयर्स से बनी है, इनर, आउटर, मेंटल और क्रस्ट। जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जो हमारा जनजीवन जो निवास करता है वो क्रस्ट पे निवास करता है, जिसकी मोटाई जो लगभग 50 किलोमीटर की होती है, जो कि एक टेक्टोनिक्स प्लेट्स पे टिकी होती है, जो कि मुख्यतः 7 टेक्टोनिक्स प्लेट्स होते हैं। जो हमारे इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक्स प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट्स, जो कि नॉर्थ की तरफ मूवेबल है। जो हमारे सिस्मिक जोन 4 और 5 है, ये वाला जो बेल्ट, हिमालय वाला जो बेल्ट है, ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। लगभग मैक्सिमम जो 5 वाला है हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार का कुछ एरिया लेके, तो ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। अंडमान निकोबार। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक की, तो जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में चक्रवात या फिर साइक्लोन या फिर फ्लड, ये चीज़ों का हमें पूर्व में जानकारी मिल जाती है कि फ्लड आने वाला है, ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ से हमें इवैक्यूएट कर दिया जाता है। जैसे कि एनडीआरएफ का प्री मानसून डिप्लॉयमेंट होता है, उस टाइम हमें लगता है कि यहाँ लो लाइंग एरिया, यहाँ पे हर साल फ्लड आता है, तो वहाँ से लोगों को हम लोग पहले ही इवैक्यूएट कर लेते हैं। बट जो अर्थक्वेक है, इसकी जानकारी हमें पहले नहीं मिल पाती है। तो इससे कम नुकसान करने के लिए हमें अपने अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है या कोई भी रेस्क्यू टीम है, वो रिस्पॉन्स करने में उनको टाइम लगता है, आप तक पहुंचने में टाइम लगता है उनको। तो वहाँ के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे वो आप होंगे, या आप अपने आप को अगर बचा सकते हैं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, अगर आप अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक की। बात करते हुए अर्थक्वेक, अगर इस सिचुएशन को देखें, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर सबसे पहले कि अगर अर्थक्वेक यहाँ आता है तो इसको मैं अपने टीम के साथ एक डेमो दिखाऊंगा, और डेमो सेशन के तहत मैं आपको बताऊंगा कि अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए। जैसा कि अवेयरनेस नहीं होने पर हम भगदड़ का एक माहौल बन जाता है। भगदड़ के माहौल से क्या है कि अर्थक्वेक से जान जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन उस भगदड़ की वजह से जान ज़्यादा चली जाती है। और जो हमारे ये गार्ड्स होते हैं, खास करके जो एग्जिट पे हमारे गार्ड्स हैं, मेन रोल उनका होता है। मैं अपने एक केस स्टडी है, एक मॉल में था मैं 2015 के इलाहाबाद में, वहाँ पे क्वेक आया, सबसे पहले गार्ड भाग गई गेट से, और जितने लोग, पूरा भगदड़ का माहौल मच गया। इलाहाबाद सिविल लाइंस का एरिया था, विनायक सिटी सेंटर पड़ता वहाँ पे। तो अब जब मैं एनडीआरएफ में आया, ये सब चीज़ों को सीखने का मौका मिला
तब पता चला कि इसमें कैसे रिस्पॉन्स करना। जो हमारी गार्ड है वो एग्जिट डोर को क्लोज करके, मतलब वो बाहर से ही निकल गया, एग्जिट डोर क्लोज है। अब जो लोग आ रहे हैं धक्का मार के बाहर जा रहे हैं, फिर डोर क्लोज हो जा रहा है। जो हमारी गार्ड है एटलीस्ट अगर वो निकल भी रहे हैं तो हमारे दोनों डोर को ओपन करके जाए, जैसे कि हमारी पब्लिक जो निकल रही है वो इजिली वहां से इवैक्यूएट हो सके। और सेकेंडली है कि अगर आप या हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल फिर ना सके, चल फिरने में असमर्थ है या वृद्ध है, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में उन्हें प्रेफरेंस करें आप, कि वो पहले निकले, उसके बाद आप अपने आप को निकले। और कभी भी इसमें घबरा के दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप छोटी पोजीशन बनाएं, दीवार के सहारे चलें, जिसका एक डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा अपने रेस्क्यूअर्स के साथ। एक